हॉलीवुड ने चेरनोबिल हादसे के बारे में जो कुछ भी हमें बताया है, क्या वो पूरी तरह सच है? इस एक्सप्लेनर में हम उन्हीं हॉलीवुड ड्रामेटाइजेशंस को डायरेक्टली ऑथेंटिक हिस्टोरिकल तथ्यों के सामने रखने वाले हैं। अक्सर पर्दे पर दिखाई गई बातें सच्चाई से काफी अलग होती हैं, तो आइए इस फर्क को बारीकी से समझते हैं। तो इस विश्लेषण का रोड मैप काफी सिंपल और क्लियर है। पहले हम फैक्ट और फिक्शन के बीच का फर्क देखेंगे, फिर हादसे के पॉपुलर मिथ्स, उसके बाद असली हीरोज की सच्ची कहानी, सिस्टम की खामियां और आखिर में इस तबाही की असली कीमत। चलिए शुरुआत करते हैं इस सबसे बड़े सवाल से, फैक्ट वर्सेस हॉलीवुड फिक्शन। जब भी ऐसे पॉपुलर हिस्टोरिकल ड्रामास देखे जाते हैं तो दिमाग में एक डाउट जरूर आता है कि भाई सटीक ऐतिहासिक सच्चाई और पूरी तरह से मनगढ़ंत कहानी के बीच आखिर लाइन कहाँ ड्रॉ होती है। आइए तथ्यों की मदद से इस लाइन को थोड़ा क्लियर करते हैं। इसके लिए हमें हादसे के इमीडिएट बाद के वक्त में जाना होगा और उन मिथ्स को तोड़ना होगा जो सालों से सच माने जा रहे हैं। अब देखिए, एक ज़ॉम्बी लॉजिक बहुत कॉमन है जिसे मीडिया डराने के लिए यूज करता है। ऐसा दिखाया जाता है कि रेडिएशन किसी कंटेजियस वायरस की तरह फैलता है, बट हिस्टोरिकल फैक्ट बिल्कुल अलग है। असलियत में रेडिएशन इंटरनलाइज होता है। हाँ, मरीजों को सिवियर थर्मल बर्न्स और अक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम जरूर फेस करना पड़ा, पर वो दूसरों के लिए जहरीले या संक्रामक बिल्कुल नहीं थे। वो जो प्लास्टिक एनक्लोजर्स लगाए गए थे ना, वो दरअसल उन मरीजों को बाहरी इन्फेक्शन से बचाने के लिए थे, ना कि आम लोगों को उनसे बचाने के लिए। और हाँ, ड्रामा बढ़ाने के लिए टाइमलाइंस को कैसे मिक्स किया जाता है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। याद है वो मशहूर हेलीकॉप्टर क्रैश का सीन? हकीकत में वो क्रैश रिएक्टर फटने के तुरंत बाद नहीं, बल्कि महीनों बाद अक्टूबर में हुआ था। और उसका रीजन अचानक बढ़ा हुआ रेडिएशन बिल्कुल नहीं था। वो हेलीकॉप्टर बस एक क्रेन की चेन से टकरा गया था। अब उस ब्रिज ऑफ डेथ वाली कहानी पर आते हैं। दिखाया गया कि जिसने भी प्रिप्यात रेलवे ब्रिज से वो आग देखी, उन सब की मौत हो गई। ये सुनने में बहुत डरावना लगता है, पर दरअसल ये एक एग्जैजरेटेड अर्बन लेजेंड है। रेडिएशन एक्सपोजर जरूर हुआ था, पर वहां मौजूद लोगों का मोर्टेलिटी रेट वैसा नहीं था। उनमें से कई लोग जिंदा बचे और उन्होंने कई दशकों बाद अपने इंटरव्यूज भी दिए। तो अगर ये सब एग्जैजरेशन था, तो उन असली हीरोज का क्या, जिन्होंने ग्राउंड जीरो पर अपनी जान जोखिम में डाली? उस पानी से भरे बेसमेंट वाले सीन को ही लीजिए। ऐसा दिखाया गया कि 3 प्लांट वर्कर्स को मौत की धमकी देकर उसमें भेजा गया। रियलिटी थोड़ी अलग और कहीं ज्यादा इंस्पायरिंग है। ये लोग फोर्स नहीं थे, ये बस अपनी ड्यूटी कर रहे थे। उन्हें स्ट्रिक्टली वाल्व्स खोलने का ऑर्डर मिला था। उन्होंने प्रॉपर वेट सूट्स पहने थे, लाइट खराब होने पर भी आपस में आराम से बात कर रहे थे। और सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि हादसे के बाद वो तीनों उस इमीडिएट रेडिएशन सिंड्रोम से बच गए थे। बिना किसी एग्जीक्यूशन की धमकी के अपनी ड्यूटी निभाना, यही उनकी असली बहादुरी थी। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वहां सब ठीक था। सेंसेशनलिज्म अपनी जगह है, पर ग्राउंड रियलिटी का दर्द अपनी जगह। फायर फाइटर वसीली इग्नाटेंको की पत्नी युद्धमिला का बयान सुनकर रूह कांप जाती है। उन्होंने बताया कि कैसे आखिरी दिनों में उनके पति के लंग्स और लिवर के टुकड़े मुंह से बाहर आ रहे थे और वो खुद बैंडेज लपेटकर उन्हें साफ करती थीं। आम इंसानों ने जो भारी और दर्दनाक कीमत चुकाई है, वो सच में किसी भी हॉरर स्क्रिप्ट से ज्यादा भयानक सच्चाई थी। माइनर्स को लेकर भी एक काफी बड़ा मिथ प्रेवेलेंट है। फिक्शनल शोज में उन्हें मिनिस्टर्स के खिलाफ बगावत करते और पूरी तरह नंगे होकर काम करते दिखाया गया। असलियत में उन्होंने एक कूलिंग यूनिट लगाने के लिए वो अंडरग्राउंड एरिया खोदा था। हाँ, बेहद गर्मी की वजह से शायद कुछ लोगों ने शर्ट्स उतार दी हों, पर ऐसी कोई ड्रामेटिक बगावत नहीं हुई। और आयरनी देखिए, माइनर्स ने जिस वर्स्ट केस सिनेरियो को रोकने के लिए इतनी मेहनत की, वो आखिरकार कभी मटीरियलाइज ही नहीं हुआ। खैर, अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इस पूरी तबाही के पीछे आखिर असली जिम्मेदार कौन था। आइए सिस्टम की खामियों को समझते हैं। अक्सर ड्रामेटाइजेशन में किसी एक इंसान को विलन बना दिया जाता है जिसे बस अपना प्रमोशन चाहिए था, पर आईईए की आधिकारिक INSG-7 रिपोर्ट किसी एक इंसान पर सारा दोष मढ़ने के बजाय एक दूसरी ही सच्चाई बताती है। ये रिपोर्ट दिखाती है कि तबाही का असली कारण मैसिव सिस्टमैटिक सेफ्टी फेलियर्स थे। इस रिपोर्ट के फॉरवर्ड को पढ़ने से एक बात पूरी तरह से क्लियर हो जाती है। असली वजह थी ऑपरेटिंग एक्सपीरियंस और फीडबैक की भारी कमी। डिजाइनर्स, ऑपरेटर्स और रेगुलेटर्स, इन तीनों के बीच कम्युनिकेशन का पूरी तरह से अभाव था। कहने का मतलब ये है कि टेस्ट की उस रात सिर्फ इंसानी गलती नहीं हुई थी,
आरबीएम के न्यूक्लियर रिएक्टर का डिजाइन ही फंडामेंटली खराब था। जिम्मेदारियां ठीक से तय ही नहीं की गई थी, और सबसे बड़ी बात, वहां किसी भी तरह का सेफ्टी कल्चर मौजूद ही नहीं था। इससे पहले भी इन रिएक्टर्स में हुए एक्सीडेंट्स को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया गया था। तो ये एक सड़ी हुई पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक व्यवस्था थी, ना कि सिर्फ उस रात की चूक। इस सिस्टम को बेनकाब करने के लिए हॉलीवुड ने एक हीरोइक मूवमेंट बनाया, जहां साइंटिस्ट वैलेरी लेगासोव ने एक ड्रामेटिक शो ट्रायल में स्टेट सीक्रेट्स उजागर किए। पर सच सुनकर शायद आपको हैरानी हो, लेगासोव उस ट्रायल में मौजूद ही नहीं थे। वो पूरा कोर्टरूम कॉन्फ्रंटेशन इफेक्टिवली एक फिक्शनलाइज्ड इवेंट है। हालांकि बाद में साइंटिफिक कम्युनिटी को आगाह करने के लिए उन्होंने ट्रैजिकली अपनी जान जरूर ली थी, लेकिन उनका वो सिनेमैटिक विसल ब्लोअर वाला मोमेंट कभी घटित ही नहीं हुआ। अब हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे ज़रूरी हिस्से पर आते हैं, द ट्रू कॉस्ट। इस त्रासदी की असली कीमत क्या थी? अगर आधिकारिक आंकड़ों की माने तो यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट्स के हिसाब से हादसे के पहले कुछ हफ्तों में डिजास्टर से सीधे तौर पर सिर्फ 31 लोगों की मौत हुई थी। 31 सुनने में शायद थोड़ा छोटा नंबर लगे, खासकर उन मीडिया के अपोकलिप्टिक पोर्ट्रेज के बाद, पर हार्ड डेटा और फैक्ट्स मीडिया के बनाए नजरिए से काफी अलग है। लॉन्ग टर्म असर की बात करें तो करीब 3 लाख लोगों को अपना घर हमेशा के लिए छोड़ना पड़ा। बच्चों में थायराइड कैंसर के करीब 5000 डॉक्यूमेंटेड केसेस सामने आए, जो बेहद दुखदायक है। पर यहाँ एक और रियलिटी चेक है। स्टैटिस्टिक्स दिखाते हैं कि थायराइड कैंसर का मोर्टेलिटी रेट 1% था और टोटल एक्सपेक्टेड लॉन्ग टर्म डेथ्स लगभग 4000 थी। दूसरे इंडस्ट्रियल या एनर्जी हादसों की तुलना में, जहाँ कई बार लाखों जाने जाती हैं, ये डेटा एक कम्प्लीटली अलग पर्सपेक्टिव देता है। और यहाँ से मिस इन्फॉर्मेशन का एक और दर्दनाक पहलू शुरू होता है। ड्रामाज में सिवियर बर्थ डिफेक्ट्स की एक पूरी लहर आते हुए दिखाई गई, जबकि रियलिटी में एक्सटेंसिव स्टडीज में इस बात का कोई ठोस प्रमाण मिला ही नहीं कि बर्थ डिफेक्ट्स उस हादसे की वजह से बढ़े थे। लेकिन सबसे दुख की बात ये थी कि उस रेडिएशन के झूठे खौफ और पैनिक में आकर लगभग 1 से 2 लाख प्रेगनेंसीज वॉलंटरी टर्मिनेट कर दी गईं। ये इमेंस सेकेंडरी ट्रॉमा उस एक्सप्लोजन से ज्यादा फियर का नतीजा था। इन्हीं सब बातों से एक आखिरी और सबसे बड़ा सवाल उठता है। अगर ड्रामेटाइजेशंस हमसे पूछते हैं कि झूठ बोलने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है, तो तथ्यों के सामने आने के बाद हमें भी ये पूछना चाहिए, डर की असली कीमत क्या है? जब फैक्ट्स को छोड़कर सेंसेशनलिज्म और पैनिक को बढ़ावा दिया जाता है, तो उसकी एक अलग, भयानक और लंबी लेगेसी बन जाती है। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर ने उन ऐतिहासिक